बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। अच्छा जी हम अपना चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, एलर्जी वाला। ठीक है, और उस एलर्जी में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। मतलब एलर्जी किस तरह की होती है, एलर्जी को कॉज कौन करता है, और मतलब एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी कहलाती है तो किस वजह से कहलाती है, किन किन लोगों को होती है, जिन लोगों को होती है उनको एलर्जिक कहते हैं या क्यों कहते हैं, फिर उनको कॉज करने वाली कौन सी चीज़ें होती हैं, एलर्जेंस होती हैं। ठीक है ना। एलर्जेंस किस किस तरह के होते हैं, हमने वो एग्जांपल्स पढ़ी। ये सारी चीज़ें हम देखते आए। फिर हमने टाइप्स पढ़ी एलर्जी की, बहुत सारी टाइप्स थी। किसी को एनवायरनमेंट से होती है, और किसी को ऑक्यूपेशनल होती है, और किसी को पोलन से होती है। इस तरह की चीज़ें किसी को। फिर हमने देखा कि एलर्जेंस किस किस तरह के होते हैं। फिर उनमें टाइप्स थी, कॉन्टेक्टेंट एलर्जन, इनहेलेंट, इंजेस्टेंट, इन्फेक्टेंट और इन्फेस्टेंट। ये डिफरेंट तरह के जो थे वो एलर्जेंस हमने पढ़े। देन हमने उसके बाद पढ़ा था कि केस स्टडी कैसे करनी है। आपने कोई आपके पास एलर्जी का केस आ गया है तो उसकी स्टडी आप कैसे करेंगे। ठीक है ना। मतलब केस हिस्ट्री कैसे लेंगे आप। हमने वो भी देखा कि उसमें हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और पेशेंट को चेक करते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें पूछते हैं। उसकी प्रेजेंट इलनेस, उसका पास्ट हिस्ट्री, मेडिसिन से रिलेटेड, उसके घर वालों से रिलेटेड, उसके पेशा वो कौन सा मतलब करता है अपनी ज़िंदगी में, उसका पेशा क्या है, प्रोफेशन क्या है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। केस स्टडी लेना बेसिकली हमने पढ़ा। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग to discuss our next topic, that is skin tests. अब हम आ जाते हैं स्किन टेस्ट पे। आपको एलर्जी हुई है तो स्किन एलर्जी अगर बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होंगी, क्या क्या उसके लिए टेस्ट होंगे ऐसे जिससे आपको पता लगेगा कितनी शिद्दत की बीमारी है, या उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, मतलब उस बीमारी को प्रोड्यूस करने वाला कौन सब्सटेंस है। इस तरह की सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, और फिर क्या उसके लिए ट्रीटमेंट रखी जा सकती है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। स्किन टेस्टिंग फॉर एलर्जीज इज यूज टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज दैट आर कॉजिंग योर एलर्जी सिम्टम्स। अब स्किन टेस्टिंग जो होती है ना, एलर्जीज जिनको हो जाती हैं उनकी स्किन टेस्ट की जाती है ये देखने के लिए कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो वो एलर्जी कॉज करें, या जो सिम्टम्स आपको एलर्जी के आ रहे हैं वो कौन से सब्सटेंस कॉज करें। It is often performed by applying an extract of an allergen to your skin. अब ये एलर्जन जो कॉज करते हैं ना, उसका एक एक्सट्रैक्ट, उसकी कोई चीज़ आप निकाल लेते हो और उसके अंदर का ही फ्लूइड जो जहरीला हो या कुछ भी, तो उसको आप हमारी स्किन के अंदर अप्लाई कर दिया जाता है। स्क्रैचिंग और प्रिकिंग द स्किन टू अलाउ एक्सपोजर। आप स्किन जो है वो स्क्रैच करते हो और मतलब आप स्किन को छीलते हो और उसके ऊपर फिर वो लगा देते हो। एंड देन इवेलुएटिंग स्किन रिएक्शन। फिर हम देखते हैं कि स्किन का रिएक्शन क्या आ रहा है इस खास एलर्जन। आपको पता है कि ये एलर्जन, अगर ये वाला एलर्जन उसको एलर्जी हुई है तो वही उसी का एक्सट्रैक्ट पकड़ के, उसी की कोई चीज़ पकड़ के आप अपना ये छीलते हो स्किन को, उसके ऊपर वो उसको लगा देते हो उसी एक्सट्रैक्ट को। आपकी स्किन अगर फौरन से कोई रिएक्शन दे रही है तो आपको पता लग जाएगा हाँ यही है एलर्जी कॉज करने वाला। इट मे ऑल्सो बी डन बाय इंजेक्टिंग द एलर्जन अंडर द स्किन। अब ये कैसे हो सकता है, एलर्जन को आप स्किन की एक लेयर के नीचे बिल्कुल उसके अंदर इंजेक्ट कर दो, और बाय अप्लाइंग इट टू अ पैच, या फिर किसी पैच पे अप्लाई कर दो दैट इज वर्न ऑन द स्किन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आप स्किन पे थोड़े टाइम के लिए लगाते हो फिर उसको आप उतार देते हो, और इससे आपके स्किन का रिएक्शन का आइडिया हो जाता है। ठीक। तो स्किन टेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या पढ़ा कि स्किन टेस्टिंग फॉर एलर्जीज इज यूज टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर कॉजिंग योर एलर्जी सिम्टम्स। हमने बेसिकली कोई एलर्जी जो कॉज करने वाले सब्सटेंस है उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ये सब्सटेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, एलर्जन का या तो हम दो तीन तरीके हैं, या हम उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के स्किन थोड़ी सी छील के उस पर लगा देंगे कि स्किन फौरी तौर पे क्या रिएक्शन दे रही है, या फिर हम उसको इंजेक्शन के थ्रू स्किन की बिल्कुल नीचे लगा देंगे, इंजेक्शन के थ्रू लेयर में चला जाएगा तो स्किन क्या रिएक्शन देगी। ठीक है। या फिर पैच टेस्ट कर लेंगे। ये डिफरेंट जो है ना मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप स्किन टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो अब वो टाइप्स हम देख लेते हैं कौन कौन सी, उनको इंडिविजुअली भी पढ़ लेते हैं। नंबर 1 इज स्क्रैच टेस्ट, नंबर 2 इज पैच टेस्ट, नंबर 3 इज इंट्राडर्मल टेस्ट। स्क्रैच से पता लग रहा है कि छील के, ठीक है ना, ऐसे आप नाखून से, जैसे अक्सर कार्ड होता है ये
बैलेंस वाले कार्ड्स होते हैं, उसके ऊपर नंबर होता है ना, कहा जाता है स्क्रैच करें, वो नाखून से आप उसको उतारते हैं ना, उसको उसको स्क्रैचिंग बोलते हैं बेसिकली। इसी तरह स्किन की भी स्क्रैचिंग की जाती है, ठीक है। पैच टेस्ट होता है, पैच चिपकाना किसी चीज़ को, वो पैच होता है, वो चिपक जाता है स्किन में और फिर वो रिएक्शन अगर देगा तो वो पैच टेस्ट हो जाएगा। इंट्राडर्मल, स्किन के अंदर इंजेक्शन के थ्रू, ठीक। तो अब इनको हम जो है पढ़ते हैं हम अलग अलग, फिर ज़्यादा सही से समझ आएगी। Number 1 is scratch test. Skin usually forearm, upper arm और the back. अब स्क्रैच टेस्ट होता कैसे है? आपकी जो स्किन है ना, खास तौर पे आपकी जो फोर आर्म है, ठीक है, ये बाजू या उससे ऊपर अपर आर्म या फिर आपकी उसकी बैक, ठीक है, यहाँ पे स्किन स्क्रैच की जाती है, आपकी जो बैक है, कमर, विद स्पेशल स्टेराइल नीडल, जो खास तौर पे एक नीडल होती है ना, साफ सुथरी स्टेरलाइज्ड हो, कोई उस पर स्टेराइल मीन्स कोई उस पर ये बैक्टीरिया वायरसेस ना हो, बिल्कुल इन हर चीज़ से पाक हो, साफ सुथरी हो। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ एलर्जिक सब्सटेंस, क्योंकि अगर वही खराब होगी तो फिर रिएक्शन तो आएगा ना, आपको पता ही नहीं लगेगा, आप स्किन टेस्ट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरी बीमारी उसको लगने का खतरा, अगर आपकी इक्विपमेंट्स ही ठीक नहीं है तो स्टेराइल नीडल बहुत ज़रूरी है। और फिर and is scratched with special sterile needle and extract of allergic substance is introduced. आप नीडल लेते हो, उससे स्क्रैचिंग करते हो, अपनी स्किन की थोड़ी उखेड़ देते हो और उसके अंदर फिर एलर्जिक सब्सटेंस जो है वो एक्सपोज करा देते हो आप, मतलब लगा देते हो स्किन पे। इफ द स्किन रेडन्स, अगर स्किन लाल हो जाती है, रेडन्स मीन लाल हो जाना, रेड है ना, रेड से रेडन्स, लाल हो जाती है। एंड इफ इट स्वेल्स, अगर ये सूजती है, देन टेस्ट इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आपको एलर्जी हुई है। एंड दैट सब्सटेंस में कॉज एलर्जी, और ये जो सब्सटेंस है जो आप में इंसर्ट किया गया है, डाला गया है, यही एलर्जी कॉज करता है उस बंदे में। द रिजल्ट्स ऑफ दिस टेस्ट कैन बी ऑब्टेन विद इन 20 मिनट्स। अब इस तरह के जो टेस्ट आप करेंगे वो 20 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। स्क्रैच टेस्ट में हमने क्या पढ़ा, ये देखिए ऐसे होता है, आपने ये फोर आर्म, इन्होंने बाजू ले लिया आपका, ठीक है, ये एक नीडल सी है, इसको उखेड़ लिया स्किन को, एप्लीकेशन ऑफ एलर्जन, कंट्रोल नेगेटिव, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ, डाउटफुल हो गया कि हाँ आपने इसमें एलर्जन डाल दिए, सही है। अब ये थोड़ा डाउटफुल हो गया, इतना बड़ा हो जाए जब स्किन कि हाँ नहीं एलर्जी हो रही है, स्लाइट मीन्स थोड़ा इतना बड़ा कि आपको थोड़ा शक होना शुरू हो जाए, मॉडरेट इतना साइज, जब इतना मार्क्ड हो जाए ना तो इट मीन्स कि आपको रिएक्शन हुआ है एलर्जी का, ठीक है, फिर इसको साइड पे कर लिया जाता है। तो इस तरह से स्क्रैचिंग की जाती है, देख लें, ये नीडल होती है स्टेराइल, इससे आपको स्किन अलग की जाती है और उसमें फिर ये इंसर्ट कर दिया जाता है। स्क्रैच टेस्ट। नेक्स्ट इज पैच टेस्ट फॉर कॉन्टैक्ट एलर्जी। अगर ये कॉन्टैक्ट एलर्जी होती है ना हमें, जो स्किन के थ्रू हुई होती है, मतलब कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह हुए हैं या कुछ भी, तो वो कैसे होते हैं, डायरेक्ट स्किन पे एक्ट करके होते हैं, तो कॉन्टेक्टेंट हमने पढ़े थे एलर्जेंस, ये फॉर कॉन्टैक्ट एलर्जी है। एलर्जन सोल्यूशन, इसमें होता क्या है, एलर्जन सोल्यूशन लिया जाता है, इज अप्लाइड इन अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक क्लॉथ जो होता है कपड़ा ले लेते हैं, उसमें अप्लाई किए जाते हैं, और अपर आर्म, आपके अपर आर्म पे वो लगा दिए जाते हैं। एंड इम्परमिएबल सब्सटेंस इज पुट अबव इट, फिर एक इम्परमिएबल मतलब इसमें से कोई चीज़ ना गुजर सकती है, ऐसा सब्सटेंस उसके ऊपर लगाया जाता है। एंड दिस पैच इज टेप्ड, फिर उसके ऊपर पैच टेप कर दिया जाता है, मतलब पैच जो होता है ना वो चिपका दिया जाता है आपके बाजू पे। पहले एलर्जन लगाया जाता है, फिर एक ऐसा सब्सटेंस जो इनको चिपकाने के लिए इस्तेमाल है, कहीं वो गिरे ना एलर्जन, वो लगा दिया जाता है इम्परमिएबल, उसके ऊपर कोटिंग करने के लिए। फिर आके इसके ऊपर पैच एक लगा दिया जाता है चिपकाने के लिए, ताकि रिएक्शन एक जगह पे फिक्स जगह पे होता रहे। 24 से 48 घंटों के दरमियान जो पैच रिमूव किया जाता है और साइट जो है जहाँ पे चिपकाया होता है, साइट में जहाँ जिस जगह ये अप्लाई किया था उसको एग्जामिन किया जाता है, लाइक दिस, ठीक है, इसकी तरह ये पैचेस आपने लगाए हुए, इसके अंदर एलर्जन होगा, फिर ये ऊपर एक ऐसी लेयर लगा दी है इसकी कोटिंग करने के लिए, और ये फिर पैच लगा दिया, ठीक हो गया। ये पैच ये भी लगा हुआ है, ये हर तरह के एलर्जन उन्होंने लगाए होंगे, सही है, रिएक्शन चेक करने के लिए। दिस इज द पैच टेस्ट। नेक्स्ट आता है इंट्राडर्मल और इंट्राकुटेनियस टेस्ट। इसमें क्या होता है, इंट्राडर्मल मीन्स आपकी स्किन के, डर्मल स्किन, इंट्रा इंजेक्शन के थ्रू अंदर की तरफ, और इंट्राकुटेनियस मतलब कुटेनियस होता है स्किन की लेयर, ठीक है, ये जो बहुत सख्त किस्म के मसल्स होते हैं स्किन के। तो इंट्राकुटेनियस आपकी स्किन के अंदर लगेगा कोई भी इंजेक्शन। ये कैसे होता है, आपने एक ख़ास किस्म की वो होती है प्रिपरेशन, और स्पेसिफिक डोज है 1.1 ml, बहुत थोड़ा सा, डिफरेंट एलर्जन सोल्यूशंस, बहुत सारे डिफरेंट एलर्जन सोल्यूशंस आप ले लेने हैं और उनको फिर इंजेक्ट करना है इंट्राकुटेनियसली
स्किन के अंदर। फिर ऑब्जर्वेशन जो है 20 मिनट के बाद देखी जाएंगी कि क्या रिएक्शन आया। 0.1 ml जो है आपने डिफरेंट एलर्जन सोल्यूशंस लेने हैं और उनको इंजेक्ट करना है। 20 मिनट के बाद आप इसमें देख सकते हैं, जो स्क्रैच टेस्ट है वो भी 20 मिनट के बाद, ये भी 20 मिनट के बाद, लेकिन जो पैच है वो 24 से 48 घंटों के दरमियान। ठीक है, ये जी स्किन प्रिक टेस्ट जो स्क्रैच टेस्ट है उसमें ये सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं आप, हिस्टामीन एलर्जी हुई है, सलीन वगैरह वगैरह वगैरह। इंट्राडर्मल आपने इंजेक्शन लगाया है, बीफ 1/100, बोवाइन थ्रोम्बिन 1/100, हिस्टामीन कितना, ये स्क्रैच टेस्ट कि इतनी रेडनेस हुई है, ये छोटी छोटी हुई है, ये बहुत कम हुई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। एलर्जी की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? जाहिर है कोई चीज़ अगर इंसान को हुई है, बीमारी वगैरह हुई है ना, ठीक है ना, तो अब उसका इलाज भी तो करना है ना हमने, ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे। हमने टेस्ट जो है वो किए इसीलिए हैं ताकि इंसान का इलाज करने के लिए हम अंदाज़ा लगा सकें जी क्या क्या मसला है, तो ये इलाज अब इसके लिए ज़रूरी हो गया। अब ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, नंबर 1 सबसे पहले क्या करना है, एनवायरमेंटल कंट्रोल। आपके माहौल पे, आपके इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है, चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, आपको उनकी तब्दीली कैसे करनी है या उन पे कंट्रोल कैसे करना है। नंबर 2 फार्माकोलॉजिकल मेथड। फार्माकोलॉजिकल मेथड में दवाइयों का वो आपने लेना है सहारा, और इंजेक्शंस के थ्रू या टैबलेट्स के थ्रू आपने चेक करना है, पेशेंट को ट्रीट करना है। ठीक है। इम्यूनोथेरेपी में वैक्सीनेशन आपने करानी है, इम्यूनिटी उसके अंदर आपने अपनी तरफ से एंटीबॉडीज़ वगैरह उसमें इंसर्ट करनी है, इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, ये 3 तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं एलर्जी के जो बहुत ज़रूरी हैं, और तीनों का एक ही पर्पज़ है, एलर्जी को दूर रखना इंसान से। नंबर 1 पढ़ते हैं हम आज, इन्वायरमेंटल कंट्रोल या अवॉइडेंस। इन्वायरमेंटल कंट्रोल आप कैसे करेंगे या बचेंगे कैसे इन माहौलियात से जो आप पे असर कर रही हैं और जो आप पे एलर्जी कॉज कर रही हैं। एलर्जी कैन बी अवॉइडिंग एक्सपोजर टू द एलर्जेंस. It is difficult to control the environment in case of pollen or dust allergy. However, masks can be used. अब एलर्जी को आप अवॉइड कैसे कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ इस तरह से कि आप एलर्जेंस जो कॉज करने वाले हैं ना उनसे बच सको, उनसे दूर रह सको। वो कैसे? कहते हैं माहौल में, आप जिस माहौल में रह रहे हो वहाँ से बिल्कुल बहुत मुश्किल है अपने आप को पोलन से या डस्ट से बचाना। क्यों? हर हवा में फैली होती है ये चीज़ें, ठीक है, हमें नज़र भी नहीं आ रही होती है, हमें रिएक्ट कर जाती हैं ये, लेकिन आप मास्क पहन सकते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस है, ये भी हमें नज़र नहीं आता, बहुत छोटा सा वायरस है, और बेसिकली ये भी एक किस्म की एलर्जी करता है ना, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार वही है, लेकिन बहुत सीवियर किस्म की करता है, आपकी लंग्स पे बहुत इफेक्ट करता है और एडीमा वगैरह निमोनिया कॉज कर देता है। लेकिन इसमें भी मास्क ज़रूरी है कि आप मास्क, अस्थमा है या जिसको एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, किसी किस्म की भी एलर्जी, उसको चाहिए कि वो मास्क पहने। In some cases like food allergies, avoiding the allergen is a life-saving necessity. फूड एलर्जीज में तो बहुत ज़रूरी है आप एलर्जी को अपने से दूर रखो, क्योंकि मैदे की अगर डिस्टर्बेंस हो जाती है तो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। तो ये ज़रूरत है एक बहुत बड़ी ज़िंदगी को बचाने की कि आप फूड एलर्जी से अपने आप को बचा के रखें। दैट्स बिकॉज अनलाइक एलर्जीज टू एयरबोर्न पार्टिकल्स दैट कैन बी ट्रीटेड विद शॉर्ट्स ऑफ मेडिकेशन, द ओनली वे टू ट्रीट फूड एलर्जीज टू अवॉइड द एलर्जन इंटायरली। कहते हैं दूसरी जो बीमारियाँ हो जाती हैं ना, चाहे वो डस्ट एलर्जी वो हो भी जाती है तो आप उसमें कोई मेडिकेशन कर लो या फिर कोई वैक्सीनेशन कर सकते हो, लेकिन फूड एलर्जी का कोई खास इलाज नहीं होता, इसमें बचना ही पड़ता है, क्योंकि एक दफ़ा अंदर गया और रिएक्शन हो गया तो बहुत सिवियर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीपल हु आर एलर्जिक टू पीनट्स शुड अवॉइड नॉट ओनली पीनट्स बट ऑल्सो एनी फूड दैट माइट कंटेन इवन टीनी ट्रेसेस ऑफ दैम। जिन लोगों को मूंगफली से मसला होता है, बहुत ज़्यादा पेट खराब हो जाता है, तो उनको चाहिए ना सिर्फ वो मूंगफली खाना छोड़ते हैं, बल्कि उस तरह की जो इंग्रेडिएंट्स ऐसे मिलती जुलती और चीज़ें हैं उनको भी खाना छोड़ दें, क्योंकि फूड एलर्जी हो जाएगी तो फिर बहुत नुकसान होगा। अवॉइडेंस मतलब बचाव, कैन हेल्प प्रोटेक्ट पीपल, लोगों को बचा सकता है अगेंस्ट नॉन फूड और केमिकल एलर्जेंस टू, जो फूड के अलावा या केमिकल एलर्जी कॉज करते हैं एलर्जेंस, उनसे भी बचा सकती है अगर आप अपने आप को बचा के रखेंगे। अवॉइडेंस, अवॉइड करना, परहेज करना। इनफैक्ट फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए एलिमिनेटिंग एक्सपोजर टू एन एलर्जन इज इनफ टू प्रिवेंट सिम्टम्स। मतलब आप अगर एक्सपोजर एलर्जन से बच रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, तो आप
ना सिर्फ अपने आप को अलामात से रोक सकते हो, एंड दे डोंट नीड टू टेक मेडिसिन, बल्कि आपको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और गो थ्रू अदर एलर्जी ट्रीटमेंट्स, या फिर आपको किसी भी एलर्जी के ट्रीटमेंट या इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो अपने आप को बचा लेते हैं वही सिकंदर होते हैं, वही अपने आप बचा लेते हैं, चाहे वो कॉन्टेक्टेंट एलर्जेंस हो या इनहेलेंट हो, इंजेस्टेड हो। अपने आप का आपने ख्याल रखना है, परहेज करना है बेसिकली। ठीक, हेयर आर सम थिंग्स दैट कैन हेल्प यू अवॉइड एयरबॉर्न एलर्जेंस। अब जो एयरबॉर्न जैसे ये पोलन एलर्जी है, इससे बचने के लिए कुछ चीज़ें हैं वो आप क्या कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, कीप फैमिली पेट्स आउट ऑफ सर्टन रूम्स लाइक योर बेडरूम एंड बाथ देम इफ नेसेसरी। अपने जो आपकी पालतू जानवर आपने अगर कोई रखता है तो उसको चाहिए अपने रूम से, जहां आप सो रहे हो, रह रहे हो, खा पी रहे हो, उससे थोड़ा दूर रखें, बाहर लॉन में रखें। ठीक है, क्योंकि उनका जो फर होता है ना, उससे भी आपके अंदर वो एलर्जी हो सकती है, वो आपके नाक के अंदर चले जाते हैं और फिर रेनाइटिस कॉज करते हैं, खांसी नज़ला जुकाम कॉज करते हैं, और उनको फिर नहलाया भी जाए अगर ज़रूरत पड़े तो जानवरों को। दूसरा है रिमूव कारपेट्स फ्रॉम योर रूम। जो कालीन होते हैं उन पे भी फर होता है और वो भी नज़ला खांसी जुकाम करते हैं, उसको भी हटा दिया जाए। हार्ड फ्लोर सर्फेसिस डोंट कलेक्ट डस्ट एज मच एज कारपेट्स डू, क्योंकि कारपेट्स के अंदर तौलिया टाइप के वो बहुत ज़्यादा विलाई टाइप होते हैं। ठीक है ना, जैसे टॉवल होता है उसके, वो एब्जॉर्ब कर लेता है चीज़ों को। इसी तरह कारपेट्स होते हैं, बहुत बारीक फर होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो कारपेट के बगैर फर्श होते हैं ना, उन पर इतनी मट्टी नहीं होती जितनी कारपेट्स के अंदर होती है। तो वो पाँव आप रखते हो तो वो उड़ती है और आपके अंदर चली जाती है हवा के थ्रू, सांस लेने के थ्रू। तो कालीन को हटा दें, क्लीन फ्रीक्वेंटली, सफाई का खास ख्याल रखें और बार बार सफाई करते रहें घर की। यूज स्पेशल कवर्स टू सील पिलोज। जो आपकी मैट्रेसेस और पिलोज हैं उसमें भी जो रुई होती है अक्सर लोगों को उससे भी हो जाती है, पोलन्स तो होते ही है ना, हल्के हल्के स्पोर्स भी होते हैं, धागे, ये हल्की ये ऐसी चीज़ें तो एलर्जी कॉज कर देती हैं, उनको भी अच्छे से कवर करके रखें। डस्ट माइट्स हो सकते हैं उस पर। इफ़ यू आर एलर्जिक टू पोलन, अगर आप पोलन से एलर्जिक हैं, कीप विंडोज क्लोज्ड व्हेन पोलन सीजन एट इट्स पीक। जब पोलन से अगर आपको एलर्जी है तो पोलन सीजन मई अप्रैल वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने आप को अपने घर की खिड़कियों को बंद रखें, हर चीज़ को बंद रखें ताकि आपकी सांस के थ्रू ना जाए। चेंज योर क्लोथिंग आफ्टर बीइंग आउटडोर्स एंड डोंट मूव। आप अगर बाहर गए हैं उस मौसम में तो अपने आप कपड़े बदलें आते ही और अपने आप को बचाएं, और घास वगैरह ना काटें, उससे भी हो जाती है जो उड़ती है, फिर डस्ट माइट होगी, पोलन होगा, आपको एलर्जी हो जाएगी। इफ़ यू आर एलर्जिक टू मोल्ड, अगर आप एलर्जिक हैं मोल्ड से, ठीक है ना, ये फंगस वगैरह से, अवॉइड डैम्प एरियाज। इस तरह ना जाएं, जो डैम्प एरियाज नमी वाले इलाके हैं उनमें ना जाएं, सच एज बेसमेंट्स। जो बेसमेंट होती है घरों में, बिल्कुल ज़मीन की एंड पे घर के नीचे वाला हिस्सा होता है, इनकी बाथरूम्स एंड अदर मोल्ड प्रॉन एरियाज क्लीन एंड ड्राई। या फिर ऐसा करें जो बाथरूम वगैरह ऐसी चीज़ें हैं उनको आप मोल्ड प्रॉन एरियाज मीन्स आप ऐसी जगह जहाँ पे ये काई वगैरह आ सकती है, इन सारी चीज़ों से बचा के रखें। ठीक है, खुद को, अपने बाथरूम को खुश्क रखें, पानी ना खड़ा रहने दें। और बेसमेंट्स हैं जो, उसमें भी जहाँ नमी वाली चीज़ें हैं, वहाँ जगह हैं, वहाँ अपने आप को जाने से बचाएं ताकि आपको एलर्जी ना हो और आपको मुश्किल भी कोई पेश ना आए। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। लेट्स रिवाइज इट कि हमने उसकी क्या क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा है जी स्किन की इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्किन की इन्वेस्टिगेशन क्यों ज़रूरी होती है, सब्सटेंसेस दैट आर कॉजिंग योर एलर्जी सिम्टम्स उनको देखना होता है हमने, फिर वो कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, स्क्रैच टेस्ट और पैच टेस्ट एंड इंट्राडर्मल टेस्ट। स्क्रैच टेस्ट में हमने पढ़ा कि आपकी बाजू ले ली जाती है या फिर आपके जो बैक एरिया है उस पर स्क्रैचिंग की जाती है विद स्टीराइल नीडल, और फिर एलर्जिक सब्सटेंस उसमें इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। अगर स्किन लाल हो जाती है या सूज जाती है तो पॉजिटिव टेस्ट है, और 20 मिनट के बाद आपको टेस्ट जो है वो मिल जाता है। इस तरह से स्क्रैच टेस्ट किया जाता है। फिर पैच टेस्ट आ जाता है। पैच टेस्ट में हम अप्लाई करते हैं एक पीस जो सोल्यूशन है उसको एक पीस ऑफ पेपर में अप्लाई करते हैं आपके ऊपर वाले बाजू में, फिर एक इम्परमिएबल जिसमें से कोई और चीज़ गुजर ना सकती हो वो सब्सटेंस लगा देते हैं, और इसके ऊपर पैच हम टेप कर देते हैं, टेप की तरह लगा देते हैं। 24 से 48 घंटों मतलब 2 दिन के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर आपका पैच रिमूव किया जाता है और फिर आपकी साइड को देखा जाता है एलर्जी तो नहीं हुई। इस तरह से पैच टेस्टिंग करते हैं। फिर है इंट्राडर्मल या इंट्राकुटेनियस, इसमें बेसिकली इंजेक्शन लगाया जाता है 0.1 ml ऑफ डिफरेंट एलर्जन सॉल्यूशंस, और फिर उसको 20 मिनट के बाद ऑब्जर्व किया जाता है आपकी स्किन का क्या रिएक्शन आया, लाइक दिस।
फिर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी पढ़ा जी हमने, आज नंबर 1 पढ़ी है एनवायरमेंटल कंट्रोल आपने कैसे करना है, अपने इर्द गिर्द की माहौलियात को आपने कैसे देखना है। फार्माकोलॉजिकल मेथड है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल, उसमें हम ये देखेंगे कि दवाइयों के थ्रू आप कैसे ट्रीट कर सकते हो या इम्यूनोथेरेपी के थ्रू आप कैसे ट्रीट कर सकते हो। इन्वायरमेंटल कंट्रोल में हमने बेसिक चीज़ क्या पढ़ी, अवॉइडेंस, अपने आप का बचाव। आपने पोलन्स हों, मोल्ड्स हों, कारपेट्स वगैरह को दूर रखना है, या जो जानवर हैं उनसे बच के रहना है जिनकी अगर उनके फर से आपको उनके बालों से होती है एलर्जी तो उनसे बचना है, मास्क लगाने हैं। और आपने फूड एलर्जीज जो करते हैं चीज़ें जैसे पीनट है, जिस चीज़ से हो रही है आप उसको टोटली अवॉइड कर दें। मैदा आपका जिससे डिस्टर्ब होता है आप वो ना देखिए, क्या आपने अपने आप को बचा के रखना है। परहेज जो है वो हर चीज़ से बचा सकते हैं आपको, ना सिर्फ दवाइयों से बल्कि आपको इलाज से और भी तरह की ट्रीटमेंट से एलर्जी के वो बचा सकता है, बीमारी से भी बचाता है। तो कुछ चीज़ें आप अपने पालतू जानवरों को बाहर रखें, उनको नहलाएं भी, अपने कारपेट्स ना बिछाएं, रूम में सफाई बार बार करते रहें। पिल्लोज़ हैं, आपके मैट्रेसेस हैं, उनको अच्छे से कवर करके सोएं। अगर आप पोलन से एलर्जिक है तो अपने पोलन सीजन जब बहुत ज़्यादा पीक पे हो आप उसको अपनी घर की खिड़कियों को दरवाज़ों को बंद रखें, और आपने ग्रास कटिंग नहीं करनी। और अगर आप एलर्जिक है मोल्ड से तो डैम्प नमी वाले एरिया में जैसे कि बेसमेंट या बाथरूम में जहाँ पे नमी वहाँ खुश्की रखने की कोशिश करें, वहाँ जाने से अवॉइड करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है, और बाकी ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।